क्राइम की स्टोरी में आज एक ऐसे आदमखोर की कहानी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। बात सन 2000 की है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह सन 2000 में लापता हो गए। धीरेन्द्र सिंह हिंदी दैनिक अखबार के आज के पत्रकार थे। 14 दिसंबर की रात अपना काम खत्म करने के बाद धीरेन्द्र सिंह को अपने घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचते हैं। घर वाले उनका इंतजार करते हैं, उनके दफ्तर में फोन करते हैं और उनके फोन पर भी कॉल करते हैं, पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। और फिर उनके साथियों पर भी फोन करते हैं, पर उनका कोई अता पता नहीं चलता। फिर उनके घर वालों को लगता है कि वो अपनी काम के सिलसिले में कई बार कहीं बाहर रुक जाते हैं और हमें नहीं बताते हैं। घर वालों को लगता है कि शायद वो अगले दिन लौट आएंगे, लेकिन अगले दिन भी उनकी कोई खबर नहीं मिलती। फिर उनके जानने वालों को फोन किया जाता है और उनके बारे में पूछा जाता है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ पर हैं। ऐसे ही करके 2-3 दिन गुजर चुके थे और उनका कोई अता पता नहीं था। आखिरकार घर वाले थक हार कर 17 दिसंबर को कीड़गंज पुलिस स्टेशन में धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है क्योंकि मामला एक पत्रकार का था। तो पुलिस ने सबसे पहले उनके मोबाइल के कॉल डिटेल निकलवाए और डिटेल में पुलिस को इलाहाबाद के ही एक लैंडलाइन फोन का नंबर मिला जिस पर धीरेन्द्र सिंह की 16 दिसंबर को बात हुई थी और वो भी रात के करीब 12 बजे के आसपास। ये कॉल धीरेन्द्र सिंह की मोबाइल से आखिरी कॉल थी। पुलिस को शक हुआ आखिर ये नंबर किसका है जिससे धीरेन्द्र सिंह की आखिरी बार बात हुई थी, वो भी इतनी रात में। पुलिस को लगा हो ना हो इस नंबर से धीरेन्द्र सिंह के बारे में कुछ न कुछ पता जरूर चल सकता है। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता किया तो मालूम चला ये नंबर इलाहाबाद के छुकी की रहने वाली फूलन देवी नाम की एक महिला का है। पुलिस की एक टीम छुकी पहुंच गई और फूलन देवी से मिली। फूलन देवी उस समय अपने क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य थी। पुलिस की टीम फूलन देवी से पूछताछ करती है। फूलन देवी ने बताया कि वो धीरेन्द्र सिंह नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती, पर जब फूलन देवी के पति राम निरंजन से पुलिस ने इस मामले को लेकर पूछताछ किया तो उसने बताया कि हाँ मैं जानता हूँ, पत्रकार धीरेन्द्र सिंह से उनके अच्छे रिश्ते हैं और 16 दिसंबर को उनसे उसकी बात हुई थी और ये बातचीत बस हालचाल लेने के लिए हुई थी और वो भी कभी कभी फोन कर लिया करते थे और इसीलिए उन्होंने उस दिन फोन किया था। पुलिस राम निरंजन और फूलन देवी के बयान लेकर लौट तो गई, लेकिन पुलिस वालों का शक फूलन देवी के परिवार पर और ज्यादा गहरा हो गया। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी को हर एक एंगल से जोड़ के देखा। धीरेन्द्र सिंह के विरोधी और दुश्मनों के बारे में भी पता किया, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस का शक बार बार राम निरंजन और धीरेन्द्र सिंह के बीच हुई फोन कॉल पर आकर रुक जाती है और ये समझ नहीं पाती कि आखिर कोई 12 बजे रात को क्यों बात करेगा जब तक कि कोई जरूरी बातचीत ना हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये घटना सन 2000 की है और उस समय गांव में बिजली की समस्या बहुत रहती थी, तो बहुत लोग जल्दी सो जाया करते थे। रात के 8 बजे तक गांव में सन्नाटा फैल जाया करता था, खासकर ठंडे में। पुलिस को लगा हो ना हो राम निरंजन कुछ न कुछ छुपा जरूर रहा है। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले राम निरंजन का पूरा बायोडाटा निकलवाया तो पता चला राम निरंजन ऑर्डिनेंस डिपो में ड्राइवर की नौकरी करता था। लेकिन राम निरंजन में एक थोड़ी अजीब सी चीज थी, उसकी बीबी का असली नाम फूलन देवी नहीं था, बल्कि राम निरंजन ने ही ये नाम उसे शादी के बाद दिया था। राम निरंजन के 2 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम उसने अदालत रखा था और दूसरे का नाम जमानत। अब पुलिस को लगा ये बड़ा अजीब सा परिवार है। पुलिस अब उसके घर पहुंच जाती है और उसकी बीबी फूलन देवी और उनके बच्चे से पूछताछ करती है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस राम निरंजन से पूछताछ करती है। जब पुलिस उससे पूछती है तो पहले वो बातों को यूं घुमाता रहता है और जब पुलिस धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार उस पर दबाव बनाए रखती है तो आखिरकार राम निरंजन पुलिस के दबाव के कारण टूट जाता है और पुलिस के सामने अपना मुंह खोलने के लिए एक अजीब सा डिमांड रखता है और कहता है वो सच तो बताएगा, लेकिन वो सबसे पहले दाल पिएगा। पुलिस भी इसकी अजीब सी डिमांड सुनकर हैरान हो गई। ऐसा नहीं था कि उसका डिमांड बहुत बड़ा था, बल्कि उसकी ये डिमांड बहुत ही अजीब थी, पर पुलिस के हाथ पहली बार कुछ सुराग लगा था। वो किसी तरह इस केस को सुलझाना चाहती थी, तो पुलिस ने राम निरंजन की इस अजीब सी डिमांड को पूरा किया। अब निरंजन पुलिस वालों की टीम को लेकर नैनी गाँव के सुनसान इलाके में जाता है और उस सुनसान इलाके में एक फार्म हाउस था। वो पुलिस वालों को उस फार्म हाउस में ले जाता है और वहाँ पर एक गाड़ी भी थी। इसके बाद निरंजन ने जो बातें बतानी शुरू की उसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। उसने पुलिस को बताया कि ये फार्म हाउस राजा कलंदर का है और राजा कलंदर दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला आदमी है। उसके दिमाग के आगे किसी का भी दिमाग कुछ नहीं है और उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और राजा कलंदर इसी खेत में और इसी जगह पर अपनी अदालत लगाता है और यहीं पर अपना फैसला सुनाता है और यहीं पर सजा भी देता है। ये कहानी सुनाता जाता है और पुलिस वालों को लगता है
कि ये क्या बातें कर रहा है, अब ये राजा कलंदर कौन है। तो पुलिस वालों को बताता है कि राजा कलंदर का एक समूह था जो सुनसान सड़कों पर आने वाली गाड़ियों को लूट कर उनके ड्राइवर को जान से मार देता था और वो बहुत सारे बुरे धंधे करता था। लेकिन कहीं से धीरेन्द्र सिंह को उसके काले धंधों की भनक लग गई और उसे ये डर सताने लगा कि कहीं धीरेन्द्र सिंह उसके इस काले कारनामों को अखबार में ना छाप दे। इसी डर से उसने धीरेन्द्र सिंह को रात में अपने पिगली फार्म हाउस पर बहाने से बुलाया। धीरेन्द्र सिंह 14 दिसंबर की उस रात में राजा कलंदर के सुनसान फार्म हाउस पर अपनी बाइक से पहुंचे। राजा कलंदर ने धीरेन्द्र सिंह को उसी फार्म हाउस में आग के पास हाथ सेकने के लिए बैठा दिया। धीरेन्द्र सिंह अभी आग के पास बैठे ही थे कि राजा कलंदर का साला वक्षराज दबे पांव उनके पीछे आकर देसी कट्टा से उनकी पीठ पर गोली दाग दी और तुरंत ही धीरेन्द्र सिंह की मौत हो गई। इसके बाद राजा कलंदर और उसका साला वक्षराज मिलकर उनके लाश के कई टुकड़े किए। उसके बाद दोनों ने मिलकर उन टुकड़ों को पॉलिथीन बैग में भर दिया। इसके बाद दोनों ने धीरेन्द्र सिंह की लाश के टुकड़ों को अपनी गाड़ी में रखकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ले गए और लाश के टुकड़ों को वहीं फेंक दिया। राम निरंजन ने पुलिस को बताया कि वो धीरेन्द्र सिंह की बाइक को अपने समधी को बनारस दे आया और धीरेन्द्र सिंह के जूतों को अपने साले वक्षराज को दे दिया। बाद में पुलिस राम निरंजन को उस जगह पर ले गई जहां दोनों ने धीरेन्द्र सिंह की लाश के टुकड़ों को फेंका था। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह के शरीर के पार्ट को उस जगह से बरामद कर लिया। जब इन बॉडी पार्ट की धीरेन्द्र सिंह के घर वालों से पहचान कराई गई तो पता चला कि बॉडी पार्ट धीरेन्द्र सिंह की है। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया क्योंकि पुलिस को निरंजन से ही पता चला कि ये गाड़ी राय बरेली से एक युवक को मारकर छीनी गई थी। राजा कलंदर ने जो अपराध किए थे, जो जुर्म किए थे, उसकी गांठें एक एक करके खुलनी शुरू हो गई थी। पुलिस निरंजन को फार्म हाउस लेकर गई जहां धीरेन्द्र सिंह की हत्या हुई थी। फिर पुलिस राम निरंजन से पूछती है कि राजा कलंदर कहाँ है। तो राम निरंजन जो बात बताता है उसे सुनकर पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है। दरअसल राम निरंजन ही राजा कलंदर था। फिर पुलिस को उस फार्म हाउस पर जो दिखता है वो मंजर देख पुलिस वालों की रूह कांप गई। उस फार्म हाउस में एक पेड़ था जिसकी टहनियों से इंसानी खोपड़ियां लटक रही थी। इंसानी खोपड़ी कई रंगों से रंगा गया था और उस पर अलग अलग जातियों के नाम लिखे थे जैसे श्रीवास्तव, पंडित, मुसलमान आदि। इसके बाद पुलिस ने पूरे फार्म हाउस की तलाशी ली और उसे वहाँ एक बहुत अहम और पुख्ता सबूत हाथ लगा जिसने राजा कलंदर और इन सारी खोपड़ियों के राज उगल दिए। पुलिस के हाथ एक डायरी लगी जिसे राजा कलंदर अपनी अदालती डायरी कहता था। इस डायरी में हर उस इंसान का नाम था जिसको राजा कलंदर अपना शिकार बना चुका था और उस डायरी में 14 लोगों के नाम दर्ज थे जिनमें आखिरी नाम पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का था। इन 14 लोगों में अधिकतर लोगों को मारने का तरीका और उसका उद्देश्य करीब करीब एक ही था। उसका पहला शिकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला उसका सहयोगी कालीचरण श्रीवास्तव था। उसने कालीचरण की हत्या केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि वो कायस्थ जाति का था और राजा कलंदर ये मानता था कि इस जाति के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, इसलिए उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने धड़ के कई टुकड़े किए। उसने शरीर के कुछ टुकड़ों को फार्म हाउस में तो कुछ टुकड़ों को कहीं बाहर दफन कर दिया। उसके बाद उसने उसके शरीर से उसका भेजा निकाला और उस भेजे का सूप बनाकर पी गया। हर जुर्म के पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है, एक कहानी होती है। इस जुर्म के पीछे की कहानी राजा कलंदर का बचपन बताया जाता है। राजा कलंदर का बचपन कुछ खास नहीं था। वो पढ़ने लिखने में कमजोर था और वो चाहता था कि समाज उसकी भी कदर करे, उसकी भी इज्जत करे। बचपन से उसके मन में ये बैठ गया था कि तेज दिमाग वाले और पढ़े लिखे लोगों की समाज इज्जत करती है, उन्हें अपने सर पर बैठाती है। बस यहीं से उसने अपना खुद का नाम राजा कलंदर रख लिया। इस नाम से वो खुद को राजा जैसा महसूस करता है। उसने अपने दोनों बेटों का नाम अदालत और जमानत केवल इसलिए रखा कि उसको एहसास होता कि अदालत और जमानत दोनों उसकी मुट्ठी में है क्योंकि वो राजा है। राजा कलंदर एक नरबक्षी इंसान था जिसको ये लगता था कि दिमाग से होशियार और काबिल लोगों के सिर से भेजे निकालकर उसका सूप बनाकर पी लिया जाए तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान और काबिल इंसान बना जा सकता है। ऐसे ही काबिल और होशियार लोगों को अपने शिकार के लिए चुनता था और अपने फार्म हाउस पर बहाने से बुलाता है, फिर उनका कत्ल करता है और फिर उनके सर को धड़ से अलग कर देता है। रात में अकेले फार्म हाउस पर अदालत करता और उन खोपड़ियों को अपने सामने रखकर किसी राजा की तरह उनकी सुनवाई करता है। उस अदालत में वो खुद ही जज होता और वकील भी होता।
वहीं खोपड़ियों को अपना निर्णय सुनाता और उसके बाद उसका भेजा निकालकर सुबह खाली पेट सूप बनाकर पी जाता। इस तरह वो खुद को राजा महसूस कराता था। भेजा निकालने के बाद उस खोपड़ी को कलर कर देता है। उस खोपड़ी पर शिकार के जाति का नाम लिखता, फिर अपने फार्म हाउस के पेड़ पर लटका देता। पुलिस की सख्ती के सामने राजा कलंदर ने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि एक बार लिफ्ट ना देने पर उसने गुस्से में 3 लोगों की हत्या कर दी थी। पुलिस ने राजा कलंदर के निशानदेही पर उसके फार्म हाउस से कालीचरण श्रीवास्तव के अलावा मोइन, संतोष और अन्य लोगों की खोपड़ियां बाहर बरामद की। उसने अपना पहला कत्ल 1998 में किया और आखिरी सन 2000 में। राजा कलंदर और उसका साला वक्षराज पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके थे। पर बहुत दुखद की बात यह है कि धीरेन्द्र सिंह के परिवार को न्याय पाने के लिए एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। अदालत में 12 साल तक ये केस चला। अदालत ने राजा कलंदर के अमानवीय और राक्षसी कुकर्म को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए उसे और उसके साले वक्षराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अभी भी ये आदमखोर हैवान और इसका साला वक्षराज जेल में है। आपको ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस तरह की क्राइम से जुड़ी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।